कल देखो हम लोग पढ़ रहे थे जनन, और जनन में आपने देखा था कि हम लोग किसे जीवन काल कहते हैं। जन्म से किसी भी व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक का समय ही जीवन काल कहलाता है। जीवन काल में के बाद आपने पढ़ा था जनन किसे कहते हैं। अपने समान संतान को जन्म देना ही, अपने समान जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों न हो, यानी निषेचन न हो न, यानी उसमें नर और मादा नहीं भाग लेते, केवल एक ही व्यक्ति भाग लेता है। भाग क्या लेता है, या तो केंद्रक ही टूट जाए या तो बडिंग आ जाए, उसमें कई भाग में टूट जाए। तो कई तरीके आपको बताए थे, इसके कई होते हैं, विखंडन या द्विविखंडन, फिर खंडन था, फिर मुकुलन था, फिर कायिक था, फिर कायिक के बाद बीजाणु जनन था, उसके बाद एक और था पुनरुद्भवन। इतना तरीका आपने कल देख लिया था। इसके बाद लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लें या विपरीत लिंगी भाग लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन भी दो प्रकार का होगा। लैंगिक जनन कभी कभी अब समझ लो एक लिंगी या द्विलिंगी। एक लिंगी जब एक ही लिंग हो, माने एक व्यक्ति में एक ही लिंग हो तो उसे एक लिंगी, और जब एक ही व्यक्ति में दोनों लिंग मौजूद हों तो ऐसे को कहा जाता है द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी, जैसे जोंक है, जोंक जोंक दोनों तरफ चलता है, देखियो केचुआ दोनों तरफ ना। और केचुआ में भी, केचुआ जान लो, केचुआ में बीच में सीटी पाई जाती है। ये मान लो केचुआ है, ये इस तरीके से केचुआ है ना, ये तो ऐसे मान लो है, एक तरफ केचुइन रहती है, एक तरफ केचुआ। ये जिधर मोटा रहता है ना उधर केचुआ, और जिधर पतला रहता है उधर केचुइन, ये केचुइन ना। और यहाँ बीच में पाया जाता है सीटी, इसे बीच में क्या कहते हैं, एकदम चिकना रहेगा, एकदम चिकना। ठीक, यहाँ पे एकदम चिकना रहेगा। जब कभी आप जाना, बारिश आने वाली है, कटिया छोड़ो, बारिश आने वाली, इसके मुंह को टच कर देना, केचुआ के मुंह। ज़्यादा ढोने का काम केचुआ ही करता है, इसे सरकत रहता है ना। और ई सिटिया उठा था, ये उठावा था, कहते उठाओ रे आगे चलते ही, तो ये पिछवा से केचुइन उठाए और तब केचुआ आगे जाए। आप देखते होंगे ये उठेगा फिर ये चलेगा, फिर ये उठेगा फिर चल, तो सीटी से ही उठते हैं, आगे ही चले। लेकिन कभी कभी ज़्यादा कौन चलता है बेचारा, केचुआ, क्योंकि ये दायित्व तो मिला है कि पुरुष ही महिला का भार ढोएगा ना, कमाए खियो ज़्यादातर मनई ही करथिन। तो यहाँ अब तो बदल गया युग धीरे धीरे। ये अब आगे वाला कौन भाग रहा है, केचुआ, और पीछे केचुए, तो इसमें दोनों लिंग एक साथ हैं, इसीलिए इसको कहते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी, केचुआ और केचुइन दोनों एक कई में हैं। ऐसे जोंक में भी आगे पीछे दोनों एक में रहते हैं। तो ये देखो, कभी कभी आप इस पर टच करना, बारिश आएगा तो आप क्या करना, इसके केचुआ के मुंह को टच कर देना, तब देखना ना ये सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ के केचुइन चले लगे, तब पीछे कौन चले लगे, ये वाला चलना चालू कर देगा। आप देखना इस बार बारिश में केचुआ जब होगा तो आप केचुआ के मुख को टच करना, तो केचुआ के मुख को जब टच कर दोगे ना तो इस तरफ ये चलना चालू कर देगी, केचुइन चले लगे, केचुआ तब ना जान जाए केचुआ का, ये चल चल चल, मैं कहती क्यों ठोकता, निकल निकल निकल, तब वहाँ कहती सु भागे लगे। ठीक, लेकिन ज़्यादातर कौन चलता आपको दिखेगा, केचुआ। ये केचुआ का मुख जो होगा काले रंग का होगा, ज़्यादा एकदम मुख पे देखोगे ना तो काले रंग का, और यहाँ उभार दिखेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक, उसी से फंसता है, ठीक, उसी से फंसा के चलते हैं। ठीक, समझ गए ना। तो द्विलिंगी किसे कहते हैं, और एक लिंगी मतलब समझ, एक लिंग माने जिसमें अलग अलग लिंग हो, नर और मादा अलग अलग लिंग वाले हों तो उसे एक लिंगी, और द्विलिंगी माने दोनों एक में ही हों, उसे द्विलिंगी। समझ गए। अब द्विलिंगी और एक लिंगी के बाद अब आएगा आप लोगों को प्राथमिक लक्षण ना, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक लैंगिक लक्षण और द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जिसको देख करके आप जन्म के समय ही आप बता दो कि लड़का है कि लड़की। जन्म के समय ही आप ये बता लो कि कोई लड़का है कि लड़की है, इसी को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण ना। तो माने किसी भी जीव का, किसी भी जीव के विषय में आप देख करके बता लो कि वह लड़का है या लड़की, यही कहलाता है प्राथमिक लैंगिक लक्षण। जबकि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप बता पाओगे तब जब हार्मोन स्रावित होना चालू होगा तब ना। जैसे देखो, प्राथमिक लैंगिक लक्षण समझ गए, माने जिसके सहारे से आप किसी भी व्यक्ति के विषय में आप ये बता लेते हो
कि यह लड़का है कि लड़की, उसे कहते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। ठीक, जैसे आप किसी गाय का बच्चा है तो आप देख के तुरंत बता देते हो कि बछिया है कि बछवा है, समझ गए। और भैंस का है तो पड़िया है कि पड़वा। तो वही जिसको देखकर आप बता ले रहे हो वही प्राथमिक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप पहचान नहीं पाओगे कब तक, जब तक क्या न हो जाए, प्यूबर्टी ना आ जाए, यानी यौनावस्था ना आ जाए। यौनावस्था जब तक ना आ जाए तब तक आप बता नहीं सकते कि कोई लड़का है कि लड़की। अगर वो ठीक ठाक से लड़के वाला कपड़ा पहन रहा है, लड़की है, अगर लड़का है तो लड़की वाला पहन रहा है, और लड़का है तो लड़की वाला, तो आप बता नहीं पाओगे जब तक क्या द्वितीयक लैंगिक लक्षण हावी न हो जाए। जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आएगा क्या क्या, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब होता है हार्मोन का स्रावित होना। क्या, हार्मोन का स्रावित होना, हार्मोन स्राव होगा तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण से आप स्त्री और पुरुष को देख करके पहचान सकते हो कि स्त्री है कि पुरुष। देखिए पुरुष में क्या बदलाव होगा, इस हार्मोन की वजह से पुरुष में दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाएगा, उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, इसके सीने और ये कंधे चौड़े हो जाएंगे। ठीक, और वह बहुत तीव्र गति से विकास करेगा और आवाज़ भारी हो जाएगी। जैसे आप कोई लड़का अगर बाहर से इधर से बोले तो आप तुरंत पहचान लोगे कि लड़का है, कोई आदमी बोले तो अब भी आप पहचान लोगे कि आदमी है। क्यों? क्योंकि उसका आवाज़ बदल गया है। ऐसे ही स्त्री में भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हार्मोन स्रावित होने से बदलाव आता है। स्तनों का विकास, बाल का ज़्यादा बड़ा हो जाना, ये सब भी इस किस में, स्त्री में ओवम का बनने लगना, ओवम का, और पुरुष में किसका, स्पर्म का। तो यानी स्त्री में स्पर्म बनने लगेगा, पुरुष में क्या, स्पर्म, पुरुष में स्पर्म बनेगा, और महिला में ओवम, महिला में क्या बनेगा, ओवम। और अगर आपको याद हो भैया तो स्पर्म और ओवम के लिए उत्तरदायी होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ना, इधर आएगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन महिला में अंडाणु को विकास में मदद करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन जब अभी आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो ऐसी स्थिति में जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाएगा यानी क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट के बनने के बाद उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है यानी पीरियड्स बंद हो जाएगा। कौन कंट्रोल करता है, यही प्रोजेस्टेरॉन। तब प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव कर देगा, एस्ट्रोजन को डिसएक्टिव कर देगा, किसको, एस्ट्रोजन को। तो जो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी फिर उसका पीरियड नहीं आएगा। ये है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक, ओवम समझ गए, स्पर्म समझ गए क्या है, ओवम क्या है, स्पर्म। यही ओवम कब से बनना चालू होता है, इसी को कहते हैं यौनावस्था। कब से बनना चालू होगा भैया, 14 से लेके 18, कहीं कहीं 13 से लेके 15 देगा, कुछ भी इसमें देता रहता है। और ये इतने साल से चालू होकर के आजीवन चलता है। कैसा, आजीवन, यानी किसी पुरुष में मरते समय तक बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, समझ गए। और इधर स्त्री में ये जो है इसका उम्र होता है 11 से 14 वर्ष या 11 से 13 वर्ष, ये होता है माने इतने साल से। और कब तक चलता है, 50 से 55, 50 से 55 साल के बाद कोई महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ठीक, ये है, यही कहलाता है। यानी ये वाला आजीवन, पुरुष आजीवन, जबकि महिला केवल 50 से 55 साल तक किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, उसके आगे नहीं ना। इसके आगे ये जो हार्मोन बन रहा था वो बनना बंद हो जाता है, यानी ओवम बनना ही बंद हो जाता है। और कौन ओवम को कंट्रोल करता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बंद हो जाएगा, समझ गए। कब, 55 साल के उम्र में। एक हार्मोन आपको अगर याद हो तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन याद है, वो किसके विकास में था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का विकास कौन करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर आप देखो ना रिलीजिंग, देखो तो आपको मिल जाएगा जहाँ द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिया है पुरुष का, वहाँ महिला का नीचे एकदम नीचे वहाँ देखो मिला, और नीचे इधर, हाँ देखो देखने को मिल जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मिल जाएगा।
समझ गए। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसके विकास में होता है? एस्ट्रोजन के विकास में। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन के विकास में यही। और ये 55 साल के बाद ये क्या हो जाता है? बंद। और बंद हो गया तो क्या बंद हो जाएगा? ओवम का बनना। और अगर ओवम नहीं बनेगा तो फिर निषेचन ही नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। ठीक, ये है पूरा कंप्लीट। अब ये था यौनावस्था। प्राथमिक लैंगिक लक्षण आप कैसे पहचानोगे? माने किसी चीज़ को देख कर विभेद कर लेना कि यह पुरुष है कि महिला, उसको कहते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? वह लैंगिक लक्षण जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कोई पुरुष है कि महिला, और इसमें क्या स्रावित होना चालू हो जाता है? हार्मोन। और ये हार्मोन पुरुष में 14 से 18 साल में स्रावित होना चालू होता है, और महिला में 11 से 14 साल तक। ठीक, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण समझ में आया? और प्राथमिक लैंगिक लक्षण, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसमें प्राथमिक द्वितीयक लैंगिक लक्षण में पुरुष में क्या क्या बदलाव आएगा? माने उनका एडम से पल बाहर निकल आएगा। ये एडम सप्पल का होगा? बाहर निकलेगा। दाढ़ी मूंछ आ जाएगा। ठीक, ये सीने चौड़े हो जाएंगे ना। आप लोगों को पेनिस बड़ा बताएंगे, पेनिस बड़ा हो जाएगा। ये सब बदलाव आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। और इधर महिला में स्तनों का विकास हो जाएगा। ठीक, महिला की आवाज़ क्या पतली हो जाएगी और तेज हो जाएगी, पतली सुरीली और तेज हो जाएगी। ठीक, ये जिससे आसानी से क्या कर सकें? झगड़ा कर सकें दूर दूर तक। ये है। तो अब समझ में आया प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी को उतार लो, तब हम लोग चालू करते हैं पुरुष को पढ़ना। ठीक, पहले हम लोग पुरुष को पढ़ लेंगे, फिर मादा को पढ़ लेंगे, फिर निषेचन पढ़ लेंगे। कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। चलो है, देखो अब नर जनन तंत्र। पहले हम लोग नर पढ़ लेंगे, फिर मादा। ठीक, नर जनन तंत्र। देखो इसको पहले आप समझो क्या क्या है। ये हम थोड़ा बहुत बनाएंगे, इतना फिगर हमको नहीं आता, आप जानते ही हो। जो भी बना है बस जानते रहो इतना। ये ऐसे ही समझने के लिए बना दिए हैं आप लोग, इतना बनाना आप फिगर हमको उतना नहीं आता। ये है क्या? यही है टेस्टिस ना। टेस्टिकल्स आपको बताए थे टेस्टिकल्स के विकास के लिए, तो ये है क्या? टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? वृषण, वृषण ना। अब इसी के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर ये क्या है? टेस्टिस के ऊपर वृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। अधिवृषण को क्या कहते हैं? एपिडिडमिस। देखो तो, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस। देखिए वृषण को संख्या में 2 होता है। नहीं समझ में आया? हम अलग से बना दे रहे हैं। ये है ये जिस थैली में बंद है, मान लो ये थैला एक ही है, ये और यहाँ से ये गया है ऐसे। ठीक, ये जो नस है, इस नस का नाम है वेस्कोटोम, वैस डिफरेंस। क्या नाम है? वैस डिफरेंस। इस वाले में बनेगा। ये टेस्टिस संख्या में कितने हैं? 2। टेस्टिस में संख्या में कितने? 2। इसी में निर्माण होगा किसका? स्पर्म का। यह संख्या में एक जोड़ी होता है, इस पे स्पर्म का निर्माण होता है। इसी के ऊपर अधिवृषण होता है। इसी के ऊपर क्या होता है? अधिवृषण। तो पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ वृषण में यह संख्या में कितना होता है? 2। देखो हम लिख दे रहे हैं, एक जोड़ी, संख्या में एक जोड़ी। इसका कार्य है स्पर्म का निर्माण करना।
कार्य स्पर्म का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना, निर्माण, और मेल हार्मोन को स्रावित करना, मेल हार्मोन को स्रावित करना। ठीक, ये संख्या में 2 होता है। देखो, इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है ना, एक काम तभी करता है जबकि ये एक जोड़ी काम तभी करेगा जब इसको तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम मिले, यानी 2 से 3 डिग्री कम तापमान, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान, यानी शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री में 2 से 3 करोगे तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान चाहिए। ठीक, अब देखो, ये जो है ना यहाँ बनेगा, केवल बनने के बाद इस स्पर्म को परिपक्व करने का काम, माने ये तो यहाँ बन गया, बस बनने का काम कहाँ होगा, वृषण में। इसके बाद बनने के बाद ये देखो, बनने के बाद फिर अब ये परिपक्व होने के लिए किसके पास जाएगा, ये जो ऊपर लगा हुआ है अधिवृषण, ये एक ही तरफ रहेगा, इसी तरफ, इसे क्या कहते हैं, अधिवृषण। अधिवृषण में यह क्या होता है, परिपक्व, यानी अधिवृषण यहाँ लिखे होंगे, तो जो बना हुआ स्पर्म है, ये स्पर्म क्या होता है, परिपक्व, तथा पोषण कहाँ मिलता है इसको, अधिवृषण पे। तो अधिवृषण में यह परिपक्व होता है, पक्व, और इसको क्या मिलता है, पोषण, परिपक्व और पोषण। अगर स्पर्म 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम नहीं रहा, माने जितना है शरीर का तापमान उससे 2 से 3 अगर कम नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में स्पर्म क्या होता है, माने ख़त्म नहीं होगा, रहेगा, लेकिन यह काम नहीं करेगा, मर जाएगा। ठीक, तो मर जाएगा, यानी इसको पोषण भी देता है, ये पोषण भी देने का काम करता है और इसको परिपक्व भी करता है, कौन, एपिडिडमिस। और ये दोनों एपिडिडमिस और ये एक थैली में बंद होते हैं, किसमें, एक थैली में। उस थैली का क्या नाम है, जिस थैली में स्क्रोटम, इसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। बोलो हिंदी में इसको क्या कहोगे, वृषण कोश, वृषण कोश, कोश माने थैला, और किसका थैला, कोषागार नहीं कहते, पैसा का कोषागार, कोषागार पैसे का, तो ये है कोश, स्क्रोटम यानी कोश है। ये चमड़े का होता है, पतला त्वचा होता है, पतली क्या है, त्वचा, त्वचा की लेयर है। ठीक, ये क्या होता है, ये तापमान को मेंटेन करता है। देखो लिख दे रहे हैं, वृषण कोश ही, ये वृषण स्क्रोटम क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। अब तापमान को कैसे नियंत्रित, तापमान, इसीलिए देखिए तापमान को नियंत्रित करता है, इसीलिए जो हम लोगों का क्या है, टेस्टिस यानी वृषण है, यह शरीर से बाहर है। यह तापमान को कैसे नियंत्रित करेगा, जब ठंड का मौसम रहेगा तो ये शरीर से सट जाएगा। ठीक, और जब गर्मी का मौसम रहेगा तो ये शरीर से दूर रहेगा, जिससे तापमान क्या हो सके, बना रहे, मेंटेन रहे, माने कितना डिग्री कम रहे, 2 से 3। तो ठंड के समय में यह शरीर से सट जाता है, जबकि गर्मी के समय में यह शरीर से दूर हो जाता है। ठीक, तो यानी ठंड के समय में शरीर से लिख लेना, ठंड के समय में ये शरीर से सट जाए, कौन, स्क्रोटम। स्क्रोटम ही, स्क्रोटम माने ऊपर वाला चमड़ा, ठीक, थैला। हाँ, स्क्रोटम में ही हाइड्रोसिल यहाँ हो जाता है, इसमें ये वृषण फूल जाता है। ठीक, इसमें हो जाता है क्या, हाइड्रो, इसमें चोट लग जाता है तो ये फूल जाता है, और इस फूलने की वजह से इसमें पानी भर जाता है इसमें, और जब पानी भर जाता है तो फिर इसको ऑपरेशन करके निकालना, पानी ही निकालना पड़ता है। ठीक, तो उसी को कहा जाता है हाइड्रोसिल का क्या, ऑपरेशन। कहीं गेंद खेल रहे हो, चोट लग गया बहुत तेज़ी से, तब। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, इतना उतारो। तब हम लोग अब पढ़ेंगे ये वाली नली। इस नली को क्या कहते हो, वैश डिफरेंस, क्या कहते हो, वैश, ये वैश डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अब शुक्राणु यहाँ बन गया, इस थैली में इकट्ठा हुआ, देखो पहले इसने बनाया, बनाने के बाद ये छोड़ दिए, ये पूरा उसको क्या किया, परिपक्व किया। परिपक्व होने के बाद ये कहाँ चला आया, स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम से ये कहाँ जाएगा, इस नली के द्वारा, इस नली के द्वारा जाएगा कहाँ, ये नली आगे जाएगा और यहाँ एकत्रित होगा इसमें। ठीक, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के जगह पे दोनों स्थान होता है, यहीं पर ऊपर से किडनी से, ये देखो, ये मान लो ये किडनी आपकी है और यहाँ से आया ये नली,
तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऊपर तक दिख रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये ऐसा ग्लैंड है जहाँ पर पेशाब और स्पर्म दोनों एक ही स्थान पे, जब पेशाब निकलेगा तो स्पर्म बंद हो जाएगा, जब स्पर्म निकलेगा तो पेशाब बंद। लेकिन यहीं कभी कभी गांठ पड़ जाती है, यहीं क्या पड़ जाती है गांठ, तब आदमी को पेशाब नहीं होता तो यहाँ नली लगा दिया जाता है, तो पाइप लेके और वो लेके घूमता रहता है, देखे होंगे आप लोग ना, ये खराब भी हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड में घाव हो जाता है तो डॉक्टर इलाज करता है उसका, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लिए कितना चीज़ पढ़ लिए आप लोग, वृषण पढ़ लिए, अधिवृषण पढ़ लिए, और स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, एक थैली है वृषण को रखने का, यह माने तापमान को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। इतना उतारो तब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, कौने कब वैश डिफरेंस, इसका नाम क्या है वैश डिफरेंस, इसका नाम क्या है वैश डिफरेंस। ये वैश डिफरेंस में ही क्या रहता है, शुक्राणु यहाँ से यहाँ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। ठीक, यही वैश डिफरेंस जब पुरुष नसबंदी करा जाता है, ये नस है पतली सी क्या है नस, तो इसे कहते हैं वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी यानी अगर पुरुष का ये नस काट करके यहाँ बांध दिया जाएगा, अब ये हो गया नसबंदी। और वहाँ महिलाओं में नली है, फैलोपियन ट्यूब एक नली है तो उसे नलबंदी कहते हैं ना, फैलोपियन ट्यूब नलबंदी, और यहाँ नसबंदी। तो नसबंदी पुरुषों में और नलबंदी महिलाओं में, तो पहले नसबंदी यही इसी को काटेंगे। अभी करो तो हम लिखा रहे हैं बता रहे हैं। ठीक, उतारो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है लड़के? अब आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ, पहले बताओ ये वृषण का काम क्या है। वृषण यह कितने होते हैं, एक जोड़ी यानी दो ना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे बकरे को ना बद्धी करा दिया जाता है, यही निकाल दिया जाता है ना, यही वृषण ही टेस्टिस क्या करते हैं यहाँ निकाल दिया जाता है। फिर स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता, फिर वह देखोगे वह बकरा कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा गांव में ना, कहतीन बद्धी बाई। ठीक, तो ऐसे करके सुना होगा। तो वृषण ही क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो स्पर्म बनेगा नहीं। तो इसका काम क्या है, स्पर्म को निर्माण और मेल हार्मोन को सक्रिय करना। यह तभी निर्माण करता है कि जब 2 से 3 डिग्री तापमान कम हो। तो इसको तापमान कम करने के लिए कौन इसके ऊपर आता है, स्क्रोटम। तापमान को कम करने के लिए कौन आता है, स्क्रोटम यानी वृषण कोष। ये वृषण कोष क्या करता है, ठंडियों में सिकुड़ कर क्या हो जाएगा, शरीर से टच हो जाएगा, और गर्मी में शरीर से दूर रहेगा, तो तापमान 2 से 3 डिग्री कम रहेगा अपने आप। ठीक, इसके बाद ये देखो, ये वृषण के ऊपर जस्ट ऊपर ये देखो जो लगा हुआ है, ये है क्या, अधिवृषण। अधिवृषण का काम क्या है, जो स्पर्म बना है उसको परिपक्व करेगा और उसको पोषण प्रदान करने का काम करेगा। अब यहाँ परिपक्व हुआ, पोषण प्रदान हो गया। अब यह जो स्पर्म बना है, यह स्पर्म इस नली के द्वारा, इस नली का नाम है क्या, वैस्कोटॉमी यानी वैश डिफरेंस। वैश डिफरेंस, डिफरेंस, वैश डिफरेंस ना, इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्र, शुक्रवाहिनी नहीं दिखेगा क्या, देखो तो शुक्रवाहिनी दिख रहा है, शुक्रवाहिनी। ठीक, ये शुक्रवाहिनी का काम क्या है, जो ये बना है यानी जो यहाँ बना है स्पर्म उसको ले जाएगा यहाँ शुक्रवाहिनी से जा करके, यह एक थैला है, इस थैले का नाम क्या है, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। इस शुक्राशय वाले थैले में जाके एकत्रित हो जाएगा। यानी शुक्रवाहिनी का काम क्या है, यानी इस बने हुए स्पर्म को कहाँ ले जाना, शुक्राशय में ले जाना, शुक्राशय में ले जाना, शुक्राशय में ले जाना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी अगर अब पूछे आपसे शुक्रवाहिनी का काम क्या है, इस बने हुए स्पर्म को कहाँ ले जाना, शुक्राशय में ही स्पर्म रहता है इकट्ठा, शुक्राशय में स्पर्म का क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। ठीक, और दूसरी बात देखो, ये जो है ये यहाँ से ले गया, एकदम पतला नली है, एकदम पतला सा, एकदम पतला नली है, ये है, ये जो बनाए हैं यही क्या है, वैश डिफरेंस। यही क्या है, वैश डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी। इसको क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। और यही वाहिनी माने ढोना, शुक्रवाहिनी माने
ढोना, एक स्थान से किसी चीज़ को वहन करना। तो ये शुक्रवाहिनी है, यानी शुक्राणुओं को ले जाके कहाँ रख देगा, छोड़ देगा शुक्राशय में। शुक्राशय क्या है, एक थैला होता है जो स्पर्म को धारण करके रखता है। ठीक, ये स्पर्म यहीं पर एकत्रित रहेगा और इस स्पर्म को, अब इस स्पर्म में कई चीज़ मिलेंगे और यहाँ पर 3 सहायक ग्रंथियाँ होंगी। कितनी ग्रंथि? 3। एक तो यही है, ये देखो यहाँ जहाँ मिल रहा है ये, और ये पेशाब वाली नली जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, ये पेशाब की नली है, देखो ये, ठीक, यहाँ से ये। और यहीं पर है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? 3 सहायक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। काउपर उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी खोज काउपर नामक विद्वान ने किया था, इसीलिए काउपर कहते हैं। तो सहायक ग्रंथि कितनी? 3। काउपर, काउपर, प्रोस्टेट, प्रोस्टेड और पेरिनियल। प्रोस्टेड, प्रोस्टेड और पेरिनियल, पेरिनियल, ये 3 सहायक ग्रंथियां हैं। इन 3 सहायक ग्रंथियां क्या करेंगी, ये जो स्पर्म बना है ना, ये पानी जैसा रहेगा। कैसा? अब पानी जैसा, उसमें फ्रक्टोज और कुछ मिला देंगी, कुछ हार्मोन को मिला देंगी, जिस वजह से उसका कलर चेंज होके येल्विश या वाइट हो जाएगा, येल्विश कलर या वाइट कलर का हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहीं पे एकत्रित रहेगा। यहाँ पे ग्रंथियाँ कितनी? 3। और जस्ट इसी के ऊपर यहाँ ये थोड़ा सा ये है, ये यही है मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय, ये है मूत्राशय। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हो? ब्लैडर, ब्लैडर, ब्लैडर कहते हैं, मूत्राशय। ठीक, यहीं पर मूत्र एकत्रित रहता है। अब जब मूत्र यहाँ से देखो, किडनी इसको फिल्टर किया, फिल्टर करके यहाँ से छोड़ा, देखो यहीं आके ब्लैडर में एकत्रित रहेगा मूत्र। और यहीं प्रोस्टेट ग्लैंड पे, ध्यान सुनना, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड पे ये मूत्र और ये स्पर्म दोनों यहीं पे। ठीक, लेकिन जब मूत्र आएगा तो स्पर्म नहीं आएगा, जब स्पर्म आएगा तो मूत्र नहीं आएगा। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी यहीं गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गांठ। तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन। और प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं तो ये गांठ को ही काटते हैं, बहुत भयानक दर्द होता है ना। इसको काट करके क्या करते हैं, मांस आ जाता है, यहीं प्रोस्टेट में क्या आ जाएगा, मांस। उस मांस को दूरबीन की सहायता से बगल बगल से पूरा ये मांस ही यहाँ से काट के हटा देंगे, ये वाला पूरा मांस काट के हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो कुछ दिन तक आप एडमिट रहोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर ये मांस सही हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये मांस कभी, अब मांस तो है, एक बार बढ़ गया ना तो बार बार ये बढ़ता रहता है ये मांस, फिर कई बार ऑपरेशन कराना पड़ता है, कभी कभी एक ही बार में ही सही हो जाता है। हमारे चाचा का खुद प्रोस्टेट बढ़ा था तो उनका 2-3 बार हो गया ऑपरेशन ना। ये मांस यहाँ वाला बढ़ता ही रहता है, और जब ये बढ़ जाता है ना तो दिक्कत क्या होती है भैया, पेशाब रुक रुक कर होता है, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके होगा, बड़ा दर्द होगा, कराहना पड़ता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में इस प्रोस्टेट का क्या करा देते हैं, ऑपरेशन। समझ गए? तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाता है या गांठ पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में पेशाब बूंद बूंद करके, और जिसको प्रोस्टेट का ऑपरेशन होगा आप देखेंगे ना, जब ऑपरेशन नहीं हुआ रहेगा तो इसमें पाइप डाल दिया जाए, इसके सहारे से पाइप डाल दिया जाता है, और पाइप डाल करके बड़ा दर्द होता है, पाइप डाल करके यहाँ क्या लटका देते हैं, थैली। और थैली आप देखे होंगे गांव में किसी न किसी को पाइप लगा रहेगा और यहाँ से क्या लेके चलते हैं, थैली, तो उसी में पेशाब एकत्रित रहता है। बाद में उस पन्नी को क्या करते हैं, खोल देते हैं। ठीक, हमारे गांव में है एक कनी, क्या नाम है उनका ना, अरे उधर कोटिया कोरी है ना, देखियो आप लोग। हाँ हाँ, बहुत प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा देंगे, सही हो जाएगा, नहीं तो थैली लटका के डोलना पड़ेगा। थैली क्या है, ये जो प्रोस्टेट है इसमें एक डाल दिया गया है क्या, नली, और उस नली को ऐसी कुड़ने नहीं दे रहा है, ऐसे फैला हुआ है, फिर पेशाब आराम से कर सकता है आदमी, लेकिन इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। ठीक, अब आप समझ गए मूत्राशय क्या है, वृषण क्या है, अधवृषण। अब हम आपसे पूछें आप बताओगे? ठीक, बताते जाना ना, अब मिटा दे रहे हैं। अब हम उसको तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बताना, हम जो जो पूछेंगे आप बताना। चलो ये देखो, मान लो ये पूरा चमड़ा है, मान लो ये है क्या, स्क्रोटम। ये क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम क्या है, वृषण कोष। वृषण कोष में कितने छोटे छोटे, 2। इन 2 छोटे छोटे को आप क्या कहोगे, टेस्टिस। क्या कहते हो, इन्हें कहते हैं टेस्टिस। इसी के ऊपर चढ़ा होता है,
अधिवृषण, एपिडिडमिस, इसको क्या कहते हैं? एपिडिडमिस। ये वाला स्क्रोटम है, ये चमड़ा है, ठीक, स्क्रोटम बाहरी, इसके अंदर ये वृषण है, कितने संख्या में? 2, इसके ऊपर अधिवृषण यानी एपिडिडमिस, ठीक, और यही निर्माण करेगा और यह उस वृषण को यानी स्पर्म का निर्माण ये करेगा और उसको परिपक्व कर देगा, अधिवृषण, और ये परिपक्व होके इस नली के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा? ये देखो, इस नली का क्या नाम है? वैस डिफरेंस, यानी शुक्रवाहिनी, शुक्र को ले जाने वाला, यानी शुक्राणुओं को ले जाने वाला। तो ये शुक्रवाहिनी से चला जाएगा और शुक्रवाहिनी कितनी नली में बटेगा? 2 नली में। और देखो, यही शुक्रवाहिनी अगर किसी का ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये क्या है? नस है। इस नस का क्या नाम है? वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। अब बताओ, इस नस का नाम है वैस डिफरेंस, और जब इसका ऑपरेशन कर दोगे तो यही यहाँ से देखो क्या जा रहा है? स्पर्म। अब सोचो, स्पर्म को ही आप रोक दो, यहाँ काट दो। आप काट दोगे तो स्पर्म यहाँ तो बनेगा, लेकिन यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। जब जाएगा ही नहीं तो निषेचन होगा? स्पर्म गया ही नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं। तो निषेचन जब नहीं होगा तो यही काट दिया जाता है। ये नस काट रहे हैं कि नली? नस। तो इसी को कहते हैं वैस्कोटॉमी। क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी। वैस है लगा, वैस, तो इसी से बना है वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी यानी क्या? नसबंदी, नसबंदी। हम आपको पढ़ाएंगे जब जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में क्या? परिवार नियोजन, तब वहाँ बताएंगे कि नसबंदी भी एक तरीका है। महिलाओं में भी कई तरीके हैं, नलबंदी करा देना, सहेली गोली खाना, माला डी गोली खाना, वो सब पढ़ाएंगे आगे, है दिया, ठीक, सब दिया है भैया, तब सब पढ़ा देंगे आपको। ये है, ये इसको क्या कहोगे? इपिड। अब ये वैस डिफरेंस जाके यहाँ इस जगह पे गया और जाके ये जो इकट्ठा है इसको एक थैली में रख देगा। इस थैली का क्या नाम है? शुक्राशय। शुक्र को धारण करने वाला आशय यानी क्या कहलाएगा? शुक्राशय। शुक्राशय अंग्रेजी में कहेंगे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक, ये सेमिनल। और इसी के ऊपर यहाँ पे देखो ये आया रहता है किडनी, और यहीं से ये पेशाब का नली, ये इसी को कहते हो आप, ये पेशाब वाली नली, इसका नाम क्या है? मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, हाँ मूत्रवाहिनी, और ऊपर वाला वाहिनी। और इसी शुक्राशय के जस्ट ऊपर यहाँ कौन है? मूत्राशय। शुक्राशय के ऊपर मूत्र, तो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहेगा, शुक्राशय में शुक्राणु, और यहीं से मूत्र भी आएगा और यहीं से स्पर्म भी। इसका नाम क्या है? मूत्रवाहिनी। क्या है? मूत्रवाहिनी। उतारो इतना। अब आपको क्लियर हुआ कैसे कैसे क्या हो रहा है? तब हम बताना चालू करें आगे, ठीक। उतार लो, ये उतार लो ऐसे, तब आपको ठीक रहेगा ना। पूरा बना है अब इसमें, इसको अभी नाम लिख दें। इसका नाम क्या है? वृषण, वृषण, टेस्टिस, टेस्टिस। सूरज, यही टेस्टिकल्स का विकास याद करो, लिखाए थे हार्मोन में। तुम पूछ रहे थे टेस्टिकल क्या है, देखो यहाँ टेस्टिकल है, और इसको कहेंगे अधिवृषण। इसका नाम क्या है? अधिवृषण, अधिवृषण। अधिवृषण को अंग्रेजी में इपिडिडमिस, 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 ठीक। ये उतार लो आप।